1857, एक ऐसा साल जिसने भारत में अंग्रेजी हुकूमत की नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। आज इस विश्लेषण में हम इतिहास के इसी असाधारण अध्याय के बारे में बात करेंगे। ये विद्रोह सिर्फ कोई छोटा-मोटा किस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी चिंगारी थी जो देखते ही देखते एक ऐसी विशाल आग में बदल गई जिसकी तपन आज भी महसूस की जा सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस चिंगारी ने इतना बड़ा रूप कैसे ले लिया। अब देखिए, जब भी इस घटना की बात होती है तो इसको देखने के दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं। एक तरफ वीडी सावरकर जी हैं, जिन्होंने इसे एक बेहद बोल्ड और शक्तिशाली नाम दिया, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और ठीक इसके उलट ब्रिटिश नजरिया इसे महज एक सिपाही म्यूटनी यानी सिपाही विद्रोह बताता है, मानो ये बस सेना की कुछ टुकड़ियों की बगावत थी। ये अलग अलग लेबल्स अपने आप में बताते हैं कि इस घटना का ऐतिहासिक महत्व कितना गहरा है। खैर, हम यहाँ किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि तथ्यों के आधार पर इस पूरी घटना को तटस्थ रूप से समझने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा में हमारे 4 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, 1857 की चिंगारी। दूसरा, इस विद्रोह को भड़काने वाले कारण। तीसरा, इस आग का आसपास के इलाकों में फैलाव। और आखिर में हम इसका विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि इसके बाद परिणाम क्या हुए। तो आइए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, 1857 की चिंगारी। आखिर उन शुरुआती महीनों में ऐसा क्या हुआ था जिसने इस धमाके की नींव रखी? वैसे दिलचस्प बात यह है कि ये विद्रोह कोई अचानक से हुआ धमाका नहीं था, ये धीरे धीरे पनप रहा था। फरवरी में बहरामपुर में 19th नेटिव इन्फेंट्री ने नई एनफील्ड राइफल्स को इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। इसके ठीक बाद मार्च में बैरकपुर में मंगल पांडे का किस्सा सामने आया, जहां उन्होंने अपने सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी और खुले आम बगावत की। और फिर आई 10 मई 1857 की वो तारीख जब मीरठ में 3rd नेटिव कैवलरी ने चर्बी युक्त कारतूस लेने से इनकार कर दिया और औपचारिक रूप से इस विद्रोह की शुरुआत हो गई। एक छोटी सी चिंगारी अब सच में आग बन चुकी थी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, विद्रोह के कारण। ये तो हम सब जानते हैं कि राइफल्स के कारतूस एक तत्कालिक चिंगारी थे, लेकिन इस आग के पीछे सालों की शिकायतें और दबा हुआ गुस्सा छिपा था। सिपाहियों के अंदर जो असंतोष था, उसके सबसे बड़े कारणों में से एक था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। इस कानून ने यह अनिवार्य कर दिया था कि नए भर्ती होने वाले जवानों को आदेश मिलने पर कहीं भी सेवा देनी पड़ सकती है, यहां तक कि समुद्र पार भी। अब उस दौर में समुद्र पार करने का मतलब सीधे तौर पर अपनी जाति और धर्म से हाथ धोना था। यह लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सामाजिक खतरा था। ऊपर से सेना में भारतीय सिपाहियों के खिलाफ भेदभाव और नस्लवाद ने उनके गुस्से को और भड़का दिया था। प्रमोशंस अंग्रेजों को मिलते थे और भारतीय सेना के जवान वहीं के वहीं रह जाते थे। लेकिन गुस्सा सिर्फ सेना तक सीमित नहीं था, राजनीतिक स्तर पर भी हालात खराब थे। यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी ब्रिटिश विस्तारवादी नीति थी जिसके तहत अगर किसी देसी शासक का अपना सगा बेटा या उत्तराधिकारी नहीं होता था तो अंग्रेज उस राज्य को तुरंत अपने कब्जे में ले लेते थे। सोचिए ज़रा, एक शासक को अपना उत्तराधिकारी तक चुनने का अधिकार नहीं था। 1856 में जब अवध को इस तरह से अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया तो इसने आम जनता और शासकों में असंतोष की लहर दौड़ा दी। लोगों को लगने लगा कि यह हुकूमत पूरी तरह से बाहरी है। और ये देखिए, गुस्सा किसी एक वर्ग का नहीं था, बल्कि पूरे समाज में फैला था। सिपाही नस्लवाद और धर्म भ्रष्ट होने के डर से परेशान थे, तो किसान भारी टैक्स और जमीन से बेदखली के बोझ तले दबकर रह गए थे। देसी राजवाड़ों के खत्म होने से बेचारे कारीगरों ने अपना आश्रय खो दिया था और उनके सामान पर भारी टैरिफ्स लगा दिए गए थे। यहां तक कि जमींदारों को भी नहीं बख्शा गया, उनकी जमीनें भी प्रशासन ने छीन ली थीं। तो इन सब बातों ने आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके अलग अलग वर्गों को इस बाहरी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट कर दिया था। और इन सब के ऊपर धर्म और अफवाहों ने बिल्कुल आग में घी का काम किया। लोगों को लगने लगा था कि क्रिश्चियन मिशनरीज उनके धर्म को खत्म कर देंगी। और दोस्तों, उस वक्त ऐसी अफवाहें फैली जिन्होंने लोगों को अंदर तक हिला दिया, जैसे कि बाजार में मिलने वाले आटे में हड्डियों का चूरा मिलाया गया है और नए कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। इसने हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को सीधी ठेस पहुंचाई। और एक और मजेदार बात, फर्स्ट अफगान वॉर और क्राइमियन वॉर में अंग्रेजों को जो भारी नुकसान उठाना पड़ा था, उसने अचानक से उनकी इनविंसिबिलिटी यानी उन्हें कभी हराया नहीं जा सकता, इस मिथ को तोड़कर रख दिया। लोगों को लगा इन्हें हराया जा सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, विद्रोह का फैलाव। मेरठ में जो चिंगारी भड़की थी, वो तेजी से किन मुख्य केंद्र तक पहुंची, आइए देखते हैं। सबसे पहला रुख करते हैं दिल्ली और लखनऊ का। दिल्ली इस पूरे विद्रोह का एक प्रतीकात्मक केंद्र बन गया जब आखिरी मुगल शाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। हालांकि असल ताकत जनरल बख्त खान और उनके सिपाहियों के हाथों में थी। वहीं लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने छोटे से बेटे को नवाब घोषित करके अंग्रेजों को एक जबरदस्त और भयंकर टक्कर दी। उसके बाद आग पहुंची कानपुर और झांसी। कानपुर में नाना साहब ने तांत्या टोपे के जबरदस्त सहयोग के साथ अंग्रेजों को शहर से खदेड़ दिया और खुद को पेशवा घोषित कर दिया। और झांसी का किस्सा तो किसी से छिपा नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने गोद लिए हुए बेटे का हक छीने जाने पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के खिलाफ ऐसी बगावत की जिसे आज तक याद किया जाता है। ये नेता इस विद्रोह की आत्मा बन गए थे। लेकिन पता है, इस पूरे विद्रोह में सबसे असाधारण बात क्या थी? आम जनता का इसमें जुड़ना। बिहार में कुंवर सिंह जैसे स्थानीय नेताओं ने लोगों का जबरदस्त नेतृत्व किया। बड़ी संख्या में किसान, कारीगर और मजदूर इसमें शामिल हो गए और इस दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो पूर्ण एकता और सहयोग देखा गया, वो वाकई बेमिसाल था। अब ये सिर्फ सिपाहियों तक सीमित नहीं रह गया था, ये पूरी तरह से आम लोगों की लड़ाई बन चुका था। तो अब आते हैं चौथे और आखिरी भाग पर, विश्लेषण और परिणाम। आखिर जब इतना विशाल विद्रोह हुआ तो सफल क्यों नहीं हो पाया? और जब ये तूफान थमा तो अपने पीछे क्या छोड़ गया? अगर हम ध्यान से देखें तो इसके नाकाम होने के कई साफ कारण दिखते हैं। सबसे पहला तो ये कि इसका भौगोलिक विस्तार सीमित था। भारत का दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा इस आग से लगभग अछूता रहा। दूसरा, सिंधिया और होलकर जैसे कई ताकतवर शासक आखिर तक अंग्रेजों के ही वफादार बने रहे। और वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी फौज का फायदा ये था कि उनके पास एक यूनिफाइड कमांड सिस्टम था, एक मजबूत स्ट्रैटेजी थी और आधुनिक हथियार थे। विद्रोहियों की बहादुरी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन संरचना और संसाधनों की इस भारी कमी की वजह से ये विद्रोह अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सका। हालांकि विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन भूलिएगा मत, इसके नतीजे इतिहास बदलने वाले थे। एक्ट ऑफ 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। अब ताकत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी राजशाही के हाथों में आ गई और सबसे बड़ा बदलाव सेना में हुआ। अंग्रेजों ने समझ लिया था कि ऐसी आग दोबारा ना भड़के, इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो की नीति पर सेना का पुनर्गठन किया। ताकत हथियाने के तुरंत बाद क्राउन ने लोगों को शांत करने के लिए कुछ राजनीतिक पासे फेंके। द क्वींस प्रोक्लेमेशन आई, जिसमें सीधे तौर पर यह वचन दिया गया कि ब्रिटिश सरकार अब भारतीयों के व्यक्तिगत और धार्मिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। और इस नए सिस्टम को चलाने के लिए लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वाइसरॉय बना दिया गया, जो सीधे रानी को रिपोर्ट करते थे। अब इतिहासकार इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, इसको लेकर भी अलग अलग विचार हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक सामंतवादी यानी फ्यूडल अपराइजिंग के रूप में देखा। वहीं मार्क्सिस्ट ने इसका विश्लेषण एक मजदूर और किसान संघर्ष के रूप में किया, जहां आम जनता शोषण के खिलाफ खड़ी हुई थी। लेकिन आरसी मजूमदार का तर्क बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि ये ना तो शुद्ध रूप से राष्ट्रीय था और ना ही कोई स्वतंत्रता संग्राम था। ये सभी अलग अलग नजरिए हमें सिखाते हैं कि इतिहास कितना कॉम्प्लेक्स होता है और इसे किसी एक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। हम चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ चुके हैं। इतिहासकारों की बहस चाहे कुछ भी हो, एक बात तो बिल्कुल पक्की है, 1857 ने विरोध की एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया जिसने आने वाले कई दशकों तक दिलों में आग जलाए रखी। तो चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल हम सबके सोचने के लिए, 1857 में बगावत की जो स्थानीय परंपराएं स्थापित हुईं, आखिर उन्होंने 20वीं सदी के महान स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जमीन कैसे तैयार की होगी? सोचिएगा जरूर। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अगले विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी।